स्टार्ट। दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम से ग्रुप चलाने वाले लड़कों को पकड़ा है। ग्रुप के एडमिन को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें ज़्यादातर लड़के या तो नाबालिग हैं या फिर उन्होंने हाल में 18 साल पूरे किए हैं। ये इंस्टाग्राम पर करीब 27 दोस्तों के साथ यह ग्रुप चला रहे थे, जिसमें उनके स्कूल की लड़कियों के फोटो थे और वहाँ पर सभी बलात्कार करने और सेक्स के बारे में ही चर्चा करते थे। इसका पता तब चला जब एक छात्र ने कुछ लड़कियों के फोटो के साथ चैट की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। अब पूछताछ की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर लड़के दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों में रहने वाले हैं और सभी प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र हैं। बच्चों के अभिभावक सामान्य तौर पर ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वे जिनके भविष्य को लेकर सपने बुन रहे हैं, वे स्वयं किस तरह की मानसिक अवस्था में जी रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि सवाल अभिभावकों की भूमिका पर भी है कि आखिर वे बच्चों की सोशल मीडिया लाइफ पर निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं। इसने एक बार फिर इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया के उपयोग की उम्र क्या होनी चाहिए और उन पर निगरानी कैसे की जाए। दरअसल यह घटना अभिभावकों के लिए आंखें खोलने वाली है। कोरोना काल के दौरान और इसके बाद भी जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऑनलाइन विकल्पों को अस्थायी बनाने पर विचार किया जा रहा हो, यह घटना कई तरह के सवाल उठाती है। जब पूरी पढ़ाई मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हो रही है, उस वक्त में उनके उपयोग और दुरुपयोग की निगरानी कैसे संभव है। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार को लेकर हम सजग रहें, उन्हें अच्छे और बुरे के बारे में बताने की लगातार कोशिश करें। अगर हम आज नहीं बात करेंगे तो कल बात करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर हम आज सजग नहीं हुए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे कब साइबर अपराधी बन गए। इस मामले में स्कूलों के भीतर भी उनसे खुलकर बात होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को भले ही शामिल कर लिया गया हो, पर उसकी सच्ची शिक्षा के प्रति न तो अभिभावक गंभीर हैं और न ही शिक्षक। जैसे यह कोई पुरातनपंथी शिक्षा हो। ज़रूरत नए संदर्भों और बदलते परिवेश में नैतिकता और सामाजिकता को समझने की भी है। किशोर तो नादान होते ही हैं। दुनिया को जानने समझने के लिए
उनकी दिमागी खिड़की खुलने का यही समय होता है। अच्छी और बुरी हर तरह की सूचनाओं से उनका सामना होता है। किस जानकारी को अपने पास रखे और किसे दिमाग से बाहर कर दे, यही समझ विकसित करना माता पिता और शिक्षकों का दायित्व है। उपरोक्त मामले में भी जितना दोष किशोर वय के बच्चों का है, उससे ज़्यादा अभिभावकों और शिक्षकों का है। संभलना को सभी को होगा, वरना हम अनजाने में भावी पीढ़ी को असामाजिक बना देंगे। अब हिंदुस्तान संपादकीय 90 शब्द प्रति मिनट। समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। स्टार्ट। भारत में अब तक लगभग 135 ट्रेनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर या गृह राज्य लौट चुके हैं, लेकिन यह लौटने की शुरुआत भर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब 40 लाख लोगों के लौटने का अनुमान है, मगर कुछ हजार लोगों के लौटते ही उन राज्यों की सरकारों पर जोर आने लगा है जिन्हें मजदूरों का राज्य कहा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो मुंबई से आने के लिए तैयार अपने लोगों को निराश कर दिया। महाराष्ट्र में मंजूरी मिलने के बाद जब करीब 2400 लोग बंगाल लौटने को तैयार थे, तब अचानक कदम पीछे खींचने की सराहना नहीं की जा सकती। उचित यही होगा कि लोगों के दबाव और लोक लाज के आगे पश्चिम बंगाल सरकार झुक जाए। बिहार सरकार की नीति भी कुछ बदलती दिख रही है। वह अब केवल बहुत ज़रूरतमंद लोगों की ही वापसी के पक्ष में है और इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता। मजदूरों और अपने फंसे हुए लोगों की वापसी का दबाव उत्तर प्रदेश शुरू से ही आगे बढ़कर झेल रहा है और इसके लिए उसकी सराहना होनी ही चाहिए। फिर भी एक हलचल है कि कब तक और कितने लोग लौटेंगे। घर वापसी शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में अगर आधे ही लोग लौटे, तब भी 20 लाख लोगों को करीब 14 या 21 दिन तक क्वारंटीन में रखना किस हद तक संभव होगा। श्रमिकों के राज्यों के अधिकारियों और नेताओं के मन में जो शंका है, यह बता रही है कि ये राज्य लाखों लोगों की तीमारदारी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। फंसे हुए लोगों की वापसी के मोर्चे पर ये राज्य जितनी दृढ़ता के साथ चलेंगे, उतना अच्छा होगा। जिन सक्षम राज्यों से लोग लौट रहे हैं, उनसे श्रमिकों के राज्यों को तार्किक अपेक्षा है कि कोरोना जांच के बाद ही किसी को लौटाया जाए। इस मोर्चे पर कर्नाटक के फैसले काबिल-ए-तारीफ हैं,
से दूसरे सक्षम राज्यों को सीखना चाहिए। 5 दिन तक कर्नाटक से बिहार के लिए 2-2 रेलगाड़ियां रोज चलने वाली थी, लेकिन आखिरी मौके पर कर्नाटक सरकार पीछे हट गई। कर्नाटक के उद्यमियों की आशंका बिल्कुल सही है कि मजदूर लौट गए तो वे जल्दी नहीं लौटेंगे। उद्यमियों ने सरकार से यह मांग की है कि वह निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी दे ताकि मजदूरों को रुकने का मजबूत बहाना मिले। बेशक बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो काम मिलने पर रुक जाएंगे। मजदूरों की वापसी रोकने के फैसले के साथ ही कर्नाटक सरकार ने कमज़ोर वर्गों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों के लिए 1610 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा भी की है। आज अपेक्षाकृत सक्षम राज्यों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अभी तो करीब 4 लाख लोग विदेश से लौटने वाले हैं। जहाँ जहाँ वे लौटेंगे उनकी भी सेवा और जांच में सरकारों को जुट जाना है। यह अपने लोगों की देखभाल का समय है। अच्छे दिनों में काम या फायदे लेकर बुरे दिनों में मजदूरों को गाड़ी पकड़ा देना नैतिक रूप से भी सही नहीं है। जहाँ तक संभव हो मजदूरों को स्पष्ट पुनर्वास पुनरुद्धार नीतियों से रोकना चाहिए और उनमें भय या रोष बढ़ाने से बचना चाहिए। तमाम राज्यों और उनकी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। उनके व्यवहार व कार्यकुशलता पर पूरे देश की नज़र है।